कोहिस्तान के दूर दराज के पहाड़ों में एक परिवार का रहस्य से पर्दा उठता है जब एक जवान लड़की अचानक गायब हो जाती है। ये वो जगह है जहां आत्माएं जाग उठती हैं और गांव वालों को अपने ही खून से जुड़ी हुई भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि कोहिस्तान में मरे हुए कभी भी चैन से नहीं सोते, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें दफन ही रहने देना चाहिए। पर उस दिन कोई जाग गया था। कोहिस्तान के पहाड़ बड़े ही खूबसूरत हैं, पर उतने ही बेरहम भी। ये पहाड़ पुराने दैत्य हैं जो आसमान को चीरते हुए गांव पर अपनी लंबी परछाई डालते हैं। यहाँ के लोग कठिन जीवन के आदी हैं, जहां जमीन से बहुत कुछ नहीं मिलता और सर्दियां लंबी और क्रूर होती हैं। लेकिन इन पहाड़ों में प्रकृति की क्रूरता के अलावा कुछ और भी है। ये पहाड़ जाने कितने राज छुपाए हुए हैं, अनसुने भयानक राज, जिन्हें पीढ़ियों से एक दूसरे को सुनाया जाता है। गांव वाले जानते हैं कि इन पुराने खंडहरों से दूर रहना चाहिए, जो एक समय एक निर्दयी और शक्तिशाली सरदार के राज्य का खंडहर रह गया है। कहते हैं कि उस सरदार की आत्मा अब भी इन पहाड़ों में भटकती है, उस दिन का इंतजार करती है जब वह लौटकर अपनी खोई हुई सल्तनत को फिर से हासिल कर सकेगा। मैं इन्हीं गांव में पैदा हुआ था, एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। हमारी जिंदगियां साधारण थीं, परंपराएं और अनकहे नियमों के हिसाब से, जो सदियों से हमें सुरक्षित रखते थे। लेकिन ऐसे भी कुछ राज होते हैं जिनके बारे में बात नहीं की जा सकती। कुछ सच इतने भयानक होते हैं कि इन्हें मानना भी मुश्किल होता है। मेरी चचेरी बहन आयशा सबसे पहले गायब हुई थी। वह देर शाम का समय था और दिन छोटे होते जा रहे थे। हवा में ठंडक थी और पत्ते सुनहरे हो गए थे। आयशा हमेशा से ही साहसी थी, अक्सर जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने या अपने अकेलेपन का आनंद लेने के लिए निकल जाती थी। लेकिन इस बार वह वापस नहीं लौटी। हमने कई दिनों तक खोजबीन की, जंगलों को खंगालते हुए, उसका नाम पुकारते हुए, जब तक हमारी आवाजें बैठ नहीं गईं। लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला, न कोई पैरों के निशान, न कोई और। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में घुल गई हो। गांव के बुजुर्ग आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके चेहरे गंभीर थे, लेकिन वे हमें कुछ भी बताने से इनकार कर रहे थे। और फिर कानाफूसी शुरू हो गई। कोहिस्तान हमेशा से ही कहानियों की जगह रही है। पुरानी कहानियां एक सरदार की बात करती हैं, जिसने इन जमीनों पर लोहे की मुट्ठी से शासन किया था। एक ऐसा आदमी जिसकी ताकत से हर कोई कांपता था। उसे मलिक शाह के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ अपनी सैनिक ताकत पर नहीं, काले जादू पर भी भरोसा करता था। मलिक साहब बेरहम था। गांव के बाद गांव को जीतता गया और लोगों को अपनी पहाड़ी किले के निर्माण में दास बनाता गया। लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़े दुश्मन भी आए और जल्द ही एक विद्रोह हुआ। गांव वालों ने उसकी तानाशाही से तंग आकर उसके खिलाफ बगावत कर दी। लेकिन मलिक शाह आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जब विद्रोहियों ने उसके किले पर हमला किया, उसने एक श्राप छोड़ा। एक ऐसा श्राप जो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलने देगा, जब तक कि उसकी वंशावली का बदला नहीं लिया जाएगा। विद्रोहियों की जीत हुई थी, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। मलिक शाह का किला नष्ट हो गया था, खंडहर में बदल गया, जो आज भी खड़ा है, विद्रोह की कीमत की याद दिलाता है। लेकिन श्राप वहीं रहा था, पीढ़ियों से। कोहिस्तान के गांव में अजीब गुमशुदगियां और अनजान मौतें होती रहीं। बुजुर्गों ने मलिक शाह की आत्मा की बात की, जो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच फंसी हुई है, उस दिन का इंतजार करती है जब वह वापस लौट सकेगा। आयशा की गुमशुदगी ने पुराने डर को फिर से जीवित कर दिया था। गांव वाले श्राप के बारे में फुसफुसा रहे थे कि कैसे मलिक शाह की आत्मा ने उसे अपनी दुल्हन बनाया होगा, जैसे उसने पहले औरों के लिए किया था। लेकिन कहानी में और भी कुछ था, ऐसा कुछ जो बुजुर्ग हमें नहीं बता रहे थे। और फिर एक एक करके गांव वालों ने उसे देखना शुरू कर दिया। सबसे पहले बच्चों ने उसे देखा। वे खेत से भागते हुए वापस आते, उनके चेहरे भय से सफेद हो जाते। वे जंगल में एक औरत को देखने की बात कहते, एक औरत जो सफेद चादर में लिपटी होती, उसके बाल काले रेशम की तरह बहते और उसकी आंखें अंधेरे में चमकती। कहते थे कि वह उन्हें बुलाती है, उसकी आवाज मधुर और मीठी है। वह उन्हें एक ऐसी जगह ले जाने का वादा करती है जहां हमेशा सूरज चमकता है, जहां वे कभी भूखे नहीं होंगे। लेकिन सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी उसे देखने लगे।
वो गांव के किनारे पर दिखाई देती, छांव में दिखाई देती, उन ठंडी न झपकने वाली आंखों से देखती हुई, और हमेशा वह उतनी ही तेजी से गायब हो जाती जितनी जल्दी वह आई थी। उसके पीछे सिर्फ चमेली की हल्की खुशबू रह जाती थी। गांव वाले डरे हुए थे, उन्हें पता था कि इसका क्या मतलब है। श्राप सच था और अब वह उन पर आ रहा था। आयशा की गुमशुदगी के बाद मैंने एक सपना देखा। उस सपने में मैं मलिक शाह के पुराने किले के खंडहरों में खड़ा था। चारों ओर दीवारें ढह रही थीं। हवा में सड़न की गंध और मैं एक हल्की आवाज सुन सकता था जो धीरे धीरे तेज होती गई जब तक कि वह सब कुछ न बन गई जो मैं सुन सकता था। और फिर मैंने उसे देखा। आयशा मेरे सामने खड़ी हुई, उसका चेहरा पीला और मुरझाया हुआ, उसकी आंखें दुख से भरी हुई। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज खाली हाल में गूंज रही थी। वह वापस आ रहा है, वह वापस आ रहा है। मैं पसीने से लथपथ जाग गया। मेरा दिल मेरी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। तब मुझे पता चला कि मैं संकेतों को अब नजरअंदाज नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ रहा था वह मलिक शाह के श्राप से जुड़ा था, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो लोग और भुगतेंगे। लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं बस एक साधारण गांव वाला था जिसके पास न काला जादू का ज्ञान था और न ऐसी ताकत कि वह इतनी शक्तिशाली आत्मा से लड़ सके। मुझे जवाब चाहिए थे। उन जवाबों के लिए सिर्फ एक जगह थी, मलिक शाह के किले के खंडहर। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आगे किले तक का सफर खतरनाक था। रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला और घुमावदार था। चट्टानें ढीली थीं, हर कदम पर मुझे पहाड़ से नीचे गिराने की धमकी देती हुई। ऐसी कमजोर पहाड़ी। लेकिन मैं आगे बढ़ता गया, एक ऐसी तेजी से जिसे मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। मुझे किले तक पहुंचना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। खंडहर सामने थे, धुंध में डूबे हुए काले और टूटे हुए पत्थर। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। हवा भयानक बदबूदार थी और मैं हल्की आवाज सुन सकता था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने सपने में सुनी थी। मैं खंडहरों में कदम रखता हूं। मेरा दिल मेरी छाती में जोर जोर से धड़क रहा है। दीवारों पर अजीब निशान, चेहरे से मकड़ी के जाले लग रहे थे। चारों तरफ धूल और धूल पर पड़े निशान। यह सपने से भी भयानक लग रहा था और डरावना भी। बड़ी हिम्मत कर मैंने आवाज लगाई, आयशा कहाँ हो तुम? अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। धीमी थी पर मेरे कानों में बहुत तेज लगी, क्योंकि यह आयशा की आवाज थी। पिछले हिस्से से आ रही थी। मैं उस खंडहर में अकेला था। पिछले कमरे के दरवाजे पे आयशा का दुपट्टा पड़ा था। अब मुझे पूरा यकीन हो चला था कि वो इसी कमरे में है। किसी तरह हिम्मत करके अंदर देखा तो सामने आयशा बेसुध पड़ी थी। मेरी आंखें भर आई, मैं रो पड़ा। उसे अपने कंधे का सहारा देकर बाहर निकालने लगा। मैंने कहा कि बहन क्या हाल बना रखा है, और वो हंसने लगी। सब ठीक लगा ही था कि एक मर्दाना आवाज आई, अच्छा तुम खुद ही आ गए। कुछ समझ आता तब तक उसने मेरे गले को कसना शुरू कर दिया था। मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगा, छटपटाने लगा। उसकी ताकत के आगे मेरा कुछ नहीं चल रहा था। मेरी बहन मेरा ही गला दबा रही थी और मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने सुना था इस खंडहर के बारे में, अब मैं वो देख रहा था। अचानक बहुत सारी आवाजें होने लगी, बचाओ बचाओ। आगे का मुझे सही याद नहीं। मैं बेहोश हो गया था। होश में आने पर गांव वालों ने बताया कि मुझे खंडहर में जाते समय लकड़ी लाने गए एक आदमी ने देख लिया था और गांव में हल्ला कर दिया। शुक्र है कि सब मौके पर पहुंच भी गए थे। गांव के बूढ़ों ने बताया कि आयशा सरदार की जिन बन गई है और अब वो हमारे लिए खतरा है। यह बात दबा दी गई थी। बूढ़ों ने इस बात को किसी से नहीं बताया और अब उस खंडहर को वीरान छोड़ दिया गया है। गांव में सबको ये चेतावनी दी गई है कि कोई उस खंडहर की तरफ नहीं जाएगा। आज भी वो खंडहर उतना ही वीरान पड़ा है।